जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी केस में अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और आज कोर्ट पर इसमें सुनवाई भी होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और जिसके बाद लंबे वक्त से जिसका इंतजार किया था वो दिन आया। चार्जशीट कल दाखिल हो गई, आज इस पर सुनवाई होनी है। इस चार्जशीट से जो निकल के चीजें आ रही है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 7 कश्मीरी छात्र हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। 1200 पन्नों की चार्जशीट बताई जा रही है। इन चार्जशीट के संज्ञान पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। 9 फरवरी 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे, ऐसा चार्जशीट में निकल कर आ रहा है। वहीं कन्हैया कुमार ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद मोदी सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। तो 3 साल लग गए इस चार्जशीट को आने में, जहां पर एक बार फिर से अब राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति की बहस छिड़ जाएगी। कन्हैया कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ गए, आइए उन्हीं से बात करते हैं। कन्हैया, चार्जशीट का जिक्र आप बार बार कर रहे थे कि चार्जशीट नहीं आ रही, चार्जशीट नहीं आ रही। अब तो चार्जशीट भी आ गई है और चार्जशीट में जो आरोप आप पर लगे हैं वो भी बड़े गंभीर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो चार्जशीट आई है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मोदी जी को और उनकी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 3 साल में ही सही इनकी नींद खुली और बार बार कहने के बाद इन्होंने चार्जशीट किया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि ये चार्जशीट लेकर के आए हैं। जहाँ तक आरोप का और आरोप पत्र की बात है तो पुलिस के द्वारा कोई नोटिस नहीं है, माननीय न्यायालय के द्वारा कोई नोटिस नहीं है और जब तक आरोप पत्र हमारे वकील को नहीं मिलेगा तब तक हम ये कह नहीं पाएंगे कि क्या आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है। लेकिन मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें 2 बात कही जा रही है। एक कि हमने इस कार्यक्रम का परमिशन दिया, हमारे पास जानकारी थी, और दूसरा कि हमारी मौजूदगी में ये नारेबाजी हुई है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये दोनों आरोप जेएनयू की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी हमारे ऊपर पहले भी लगा चुकी है और इस दोनों आरोप को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। पीएचडी सबमिशन से ठीक पहले ये आरोप जो है हमारे ऊपर साबित करने की कोशिश, सीधा आरोप ये लगा है से सरकार, जो मुख्य 10 आरोपी हैं उनमें आपका नाम शामिल किया गया चार्जशीट में और ये कहा गया है कि आपकी मौजूदगी नहीं, नारे आप लगा रहे थे, अब तो ये भी आरोप है आप पर। नहीं, ये आरोप तो हो ही नहीं सकता है कि अगर ऐसा आरोप है तब तो और मज़ा आने वाला है सर। यह सरकार पूरी तरीके से पर्दाफाश होगी और यह जो साजिश है, राजनीतिक साजिश, उसका पूरे तरीके से हम कोर्ट में पर्दाफाश करेंगे। हमको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया और संविधान में भरोसा है। हम चाहते हैं कि ये उलझुलूल कहानियाँ, ये पटकथा जो लिखी गई है उसका पटाक्षेप हो, उसका निराकरण हो, ये हम खुद चाहते हैं। अब तो चार्जशीट आ गई ना सर, चार्जशीट के बाद आप उलझुलूल कैसे कर रहे हैं? सीएफएसएल की रिपोर्ट है, फेसबुक लाइव के कई डॉक्यूमेंट उन्होंने वीडियो के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर वहां पर पहुंचाए हैं। कई ऐसे जेएनयू के कर्मचारी हैं वहां के जिन्हें उन्होंने बयान के तौर पर, गवाह के तौर पर पेश किया है। अब चार्जशीट पे बात कीजिए ना आप। देखिए आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, ठीक है, और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जज मत बनिए, ठीक है। मैं विक्टिम हूं इस केस का, हमसे ज़्यादा कौन इस केस का डिटेल जानेगा? आप 1200 का चार्जशीट पढ़े हैं क्या? सर, जो चीजें सामने आई है मैं तो उस पर बात कर रहा हूं। आप अभी तक ये कहते आए कि चार्जशीट पे बात, चार्जशीट नहीं आ रही, चार्जशीट नहीं आ रही। अब चार्जशीट आ गई है और उसके अंदर जो 10 आरोपी बनाए गए हैं उनमें मुख्य आरोपी में एक आपका नाम है। हाँ। राजद्रोह का आपके ऊपर धाराएं लगाई गई है। आपको पता है राजद्रोह के धाराओं में मामला अगर आगे बढ़ेगा तो चार्जशीट कितनी आगे बात जाएगी, निकलेगी? अच्छी बात है ना, मामला आगे बढ़े। मैं तो यही कह रहा हूँ कि देश के खिलाफ यदि कुछ बोला गया और यह सरकार उस मामले को लेकर के इतनी अगंभीर है कि 3 साल के बाद इस मामले में चार्जशीट लेकर के आई है, इस मामले में स्पीडी ट्रायल हो और तुरंत इस मामले का निपटारा हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। हम भी चाहते हैं कि यह जो झूठा आरोप है यह आरोप खत्म हो और सरकार का चेहरा बिल्कुल साफ आए कि किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ विद्यार्थियों को साजिश का निशाना बनाया गया, एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। कन्हैया, 9 फरवरी 2016 को क्या हुआ था? देखिए, 9 फरवरी 2016 को
सबसे पहली बात, जिस इवेंट की बार बार चर्चा की जा रही है, ना मैं उस इवेंट का किसी तरीके से हिस्सा हूं और ना मैं परमिटिंग अथॉरिटी हूं। परमिशन देने का काम वाइस चांसलर का है, परमिशन देने का काम डीन ऑफ स्टूडेंट का है। ये हमारे ऊपर इस तरीके से चार्ज फ्रेम कर रहे थे कि आप जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, आपके रहते हुए ये नारेबाजी कैसे हो गई। इस संबंध में मैंने बार बार कहा है कि गांव में यदि कहीं चोरी हो गई है तो आप मुखिया को आरोपी नहीं बना देंगे, आप मुखिया को पकड़ करके जेल में नहीं डाल देंगे। ये जो बात है, ये बात इस तरीके से जानबूझ करके रखी गई ताकि जेएनयू की जो एक चरित्र है जेएनयू का, उसको बदनाम किया जा सके, जेएनयू की जो लड़ाई है उसको गुमराह किया जा सके। जेएनयू में लोग हक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, और उस दौरान देश के भीतर जो राजनीतिक स्थिति थी उसको लेकर के जेएनयू के विद्यार्थी, जेएनयू के शिक्षक और जेएनयू के कर्मचारी सड़कों पे थे, संघर्ष कर रहे थे। मसलन शिक्षा में जो बजट कट किया गया उसके खिलाफ जेएनयू लड़ रहा था, जिस तरीके से गलत अपॉइंटमेंट हो रहे थे उसके खिलाफ जेएनयू लड़ रहा था, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के खिलाफ जेएनयू लड़ रहा था। इसीलिए सरकार की आंखों का किरकिरी बना हुआ था और सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस यूनिवर्सिटी को जो लड़ाई यूनिवर्सिटी की कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें फिर ये नारे की बात कहां से आ गई? ये जो नारों का सीधा आरोप लगाया है, जो वीडियो सामने है, साक्ष्य के तौर पर चार्जशीट में रखे गए, एक धक्का और दो, ऐसे नारे कहां तक जायज है? क्या ऐसे नारे लगे हैं उस दिन? क्योंकि चार्जशीट इसी बात की पुष्टि कर रही है। आप एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें हम नारा लगा रहे हैं। नहीं, आपकी मौजूदगी में नारा लगे, आप ये कहते हैं? जिसमें हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम नारा लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगे हैं हमारी मौजूदगी में। हमारी मौजूदगी में नारे कैसे लग सकते हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि आप जेएनयू के प्रेसिडेंट थे और आपने नहीं रोका, अगर हम प्रेसिडेंट नहीं भी होते, हम एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी अगर वहाँ होते तो जरूर उस मामले में रोकने का काम करते। यहाँ तक कि जिन लोगों को कहा जा रहा है कि वो आयोजक हैं, उनके बुलाने पे कुछ लोग आकर के नारा लगाए हैं, उन आयोजकों ने भी किसी तरीके की नारेबाजी से इनकार किया है और ये कहा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, उसको हमने रोका है। ये नहीं, 90 दिन में चार्जशीट आनी चाहिए थी। अब आम चुनाव के 90 दिन पहले चार्जशीट आई, खड़ा किया गया है सरकार की चापलूसी में। नब्बे दिन में चार्जशीट आनी चाहिए थी, अब आम चुनाव के 90 दिन पहले चार्जशीट आई। बिल्कुल ठीक बात है आप जो ये कह रहे हैं कि हाँ, इसी बात पे हम लोग सवाल कर रहे हैं कि देश हित का मुद्दा अगर यह कहती है सरकार हमारी प्राथमिकता है, ये अपने आप को देशभक्त सरकार बताते हैं। हालांकि इनका इतिहास अंग्रेजों से चापलूसी करने का इतिहास रहा है, देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास रहा है, लेकिन मान लेते हैं इनके दावे को कि ये देशभक्त सरकार हैं, तो देश के संबंध में इतना गंभीर मामला होने के बावजूद चार्जशीट को लेकर के गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? इसमें जो चार्जशीट 90 दिन भीतर होना था वो चुनाव से 90 दिन पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनेंगे तो आपको ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इनको चार्जशीट से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। चार्जशीट एक बहाना है इनके लिए, चार्जशीट के बहाने ये विपक्ष को निशाना बनाना चाहते हैं। इस संबंध में बस हम एक बात कह सकते हैं, चार्जशीट तो बहाना है, 2019 निशाना है। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह की बहस एक बार फिर से छिड़ गई है पूरे देश में। इससे पहले 3 साल पहले छिड़ी थी और उसके बाद उसका फायदा बीजेपी को हुआ था। वित्त मंत्री अरुण जेटली आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह बयान दिया था। अब एक बार फिर से वो बहस दिखाई पड़ रही है। क्या बीजेपी को लाभ नहीं होगा इससे? देखिए, सरकार एकदम पैनिक मोड में है और मोगेम्बो की तरह मिसाइल का सारा बटन दबा देना चाहते हैं। ये वो सारा प्रयास करना चाहते हैं जिससे इनको राजनीतिक लाभ मिल सके। इसीलिए जब सरकार जाने वाली है, वो तमाम गैर जरूरी मुद्दे जो हैं वो छेड़े जा रहे हैं ताकि जनता के असली सवालों पे टीवी स्टूडियो में बहस नहीं हो। इस बात पे बहस नहीं हो कि एक साल में 12,000 किसान की आत्महत्या क्यों हुई, जीएसटी का कैप बढ़ा करके 40 लाख क्यों करना पड़ा, जीएसटी के बाद जो है लोगों को, छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान क्यों सहना पड़ा, नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार क्यों चले गए। इस देश की सरकार ने
जो कहती है कि किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, वो इस देश के पूंजीपतियों का 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा कैसे माफ़ करती है? कैसे मोदी जी के दोस्त नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपया लेकर के देश छोड़ करके भाग जाते हैं? इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार के सवाल से, कालाधन के सवाल से, भ्रष्टाचार के सवाल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसे मुद्दे छेड़ रहे हैं जैसे राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद, जैसे जाति का काट, जैसे मंदिर मस्जिद का मुद्दा, जैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जैसे पाकिस्तान का मुद्दा। ये सारा बहस ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इस देश के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों पे बहस नहीं हो सके। कन्हैया, क्या आपको ये लगता है कि केंद्र सरकार को आपसे डर है? क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आप तो एक छात्र नेता मात्र है, छात्र नेता मात्र से किसी को क्या डर हो सकता है? नहीं, हम इतने, हाँ, नहीं, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं हम कि इतने सरकार आपसे लड़ाई करना चाह रही है? हमसे डर आपसे द्वेषपूर्ण चार्जशीट क्यों लेके आएगी सरकार? देखिए, सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आरएसएस इस सवाल को लेकर के बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये मामला है 9 फरवरी 2016 का, लेकिन 2015 नवंबर में आरएसएस का जो मुख्य पत्र है, ऑर्गेनाइजर और पंचजन, आप उसका कवर स्टोरी उठा करके देख लीजिए। उसका कवर स्टोरी का टाइटल है जेएनयू दरार का गढ़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको एक ऐसे बहाने की ज़रूरत थी जिस बहाने के आधार पे ये जनता के वाजिब सवाल को गुमराह कर सकें। इस संबंध में मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की गई उसमें साफ साफ कहा गया कि जेएनयू के विद्यार्थियों ने नारा नहीं लगाया है। उसके बाद जेएनयू की जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी है उसके द्वारा जो ये लोग आरोप लगाना चाहते थे हमारे ऊपर, उस वक्त भी इन्होंने दावा किया कि हमारे पास असली वीडियो हैं। उन तमाम आरोपों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर भी ये बहस इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के जो सक्रियता बढ़ रही है, जनता का जो असंतोष है, उस असंतोष के चलते विपक्षी पार्टियों पे जो दबाव बन रहा है और उस दबाव के चलते जो विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, उस एकता से इनको डर लग रही है। इसीलिए कन्हैया कुमार को बहाना बना करके ये राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष के चेहरों को ये बदनाम करना चाहते हैं। जेएनयू को समर्थन देने के संवैधानिक अधिकार और जो न्याय के पक्ष में खड़े होने की इनकी कोशिश है, उस कोशिश को खारिज करने के लिए और जनता के बुनियादी सवालों को इनकार करने के लिए बीजेपी ये साजिश दोबारा रच रही है। तो क्या कन्हैया मोहरा है? हाँ, हमारे जैसे लोग मोहरा ही होते हैं इस देश में। मेरे बाबूजी का नाम अगर अनिल अंबानी होता तो मोदी जी हमारी भी चापलूसी कर रहे होते। मेरे चाचा अगर नीरव मोदी होते तो हम भी सबसे बड़े देशभक्त होते। सवाल यही है कि इस देश में आप देखिए कि किन लोगों को साजिश का शिकार बनाया जाता है। गरीब लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, इनको निशाना बनाया जाता है। इस देश में ताकतवर लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होता है। इनको लगता है कि हम कमजोर करी हैं, हम जो है इनके लिए इजी केक हैं, जब मन करेगा तब ये चम्मच उठा करके खा लेंगे। लेकिन इनको हम एक बात बता देते हैं, यह देश के लोगों से चलता है। अगर हम देश के लोगों का सवाल उठाएंगे तो जन समर्थन हमको मिलेगा और इनकी तानाशाही का अंत हम लोग जरूर करेंगे। यह लड़ाई हर हाल में हम जीतेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन सच को ये पराजित नहीं कर सकते हैं। अब जन समर्थन की बात कर रहे हैं, आप बेगूसराय से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपके विपक्षी बड़े बड़े पोस्टर लगवाएंगे बेगूसराय में कि ये शख्स जो है इसके ऊपर देशद्रोह के मामले हैं। कैसे आपको जनता का समर्थन मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये बेगूसराय है। बेगूसराय के लोगों को पता है कि उनकी मिट्टी, उनका नमक राष्ट्र कभी पैदा करता है, राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा करता है। उनको किसी टीवी स्टूडियो की, टीवी रिपोर्ट की, किसी के ताल ठोकने की और किसी के डीएनए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो यहाँ की सच्चाई से वाकिफ़ हैं। इससे पहले भी बेगूसराय के एक इंसान पे सेडिशन का आरोप लगा था और उस इंसान ने यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। मैं केदारनाथ सिंह की बात कर रहा हूँ। और उस लड़ाई को जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह
प्रावधान किया कि कोई भी कुछ भी बोले लेकिन उसको सेडिशन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। हमारे जिले के लोग इतने सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से कि उनको मालूम है कि यह सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए तमाम तरीके के सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर सेडिशन के झूठे केस लगा रही है। हार्दिक पटेल का उदाहरण हमारे सामने है, अखिल गोगोई का उदाहरण हमारे सामने है। नॉर्थ ईस्ट में जो सिटीजनशिप बिल आया है उसके खिलाफ, उसका विरोध करने के चलते अखिल गोगोई के ऊपर सेडिशन लगाया गया है। हार्दिक पटेल जो पाटीदारों की लड़ाई लड़ रहे थे उसके चलते उनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया गया है। कन्हैया, फिर से मैं चार्जशीट पर आता हूं आपके पास और ये जानना चाहता हूं कि जो चार्जशीट में साक्ष्य रखे गए हैं, फेसबुक लाइव वीडियो, कुछ 10 से ज्यादा वीडियो रखे गए हैं और जो जेएनयू कैंपस के कर्मचारी हैं उनको गवाह के तौर पर पेश किया गया है, उन सारी चीजों को क्या आप दरकिनार करते हैं? जो सीएफएसएल की रिपोर्ट आई है क्या उसे दरकिनार करते हैं? देखिए, जो चार्जशीट में ये लिख रहे हैं, ये क्या कहानी बनाए हैं वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर ये लोग इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर होते तो ना ये मामला होता, ना इस मामले को इतना लंबा खींचा जाता और ना जो है देश के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता। ये पूरा का पूरा जो मामला है एक राजनीति से प्रेरित है, झूठे तरीके से इसका पटकथा लिखा गया है और ये एक गंभीर सवाल है कि सरकार अपने महज राजनीतिक लाभ के लिए हमारी कानून व्यवस्था का और हमें हमारी पुलिस प्रशासन का मजाक उड़ा रही है। अब एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, देश के गृह मंत्री ने कहा कि इन लड़कों का संबंध हाफिज सईद से है। क्या हुआ उस बात का? यह बात चार्जशीट में लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है? क्या हुआ हाफिज सईद का? हाफिज सईद कहाँ चला गया? कहाँ गए गृह मंत्री कड़ी निंदा करने वाले? इन लोगों ने देश के कानून व्यवस्था को मजाक बना दिया है। इन लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हर एक लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर हमला किया है। अभी ताज़ा उदाहरण है किस तरीके से आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया गया है। ताज़ा उदाहरण है कि राफेल के मामले में कैसे हाल को दरकिनार किया गया है। ताज़ा मामला है कि आरबीआई के डायरेक्टर अपना पद छोड़ करके चले गए हैं। हालिया मामला है कि चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के आईटी सेल वालों को चुनाव का डेट पता चल जाता है। ये सारे सवाल जो हैं इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की इनकी साजिश की तरफ प्रश्न उठाते हैं।